छू लो आसमां ज़मीं की तलाश ना कर, जी ले ज़िंदगी खुशी की तलाश ना कर। तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश ना कर। जीवन में ऐसा एक वक्त रहता है, ऐसा एक पड़ाव रहता है जिसमें हम हमेशा हर चीज़ में मुस्कुराते रहते हैं। जो मुस्कुराहट बिल्कुल प्राकृतिक होती है, जिसमें कोई कृत्रिम या कोई बनावट नहीं होती, ऐसा वक्त होता है हमारा बचपन, जहाँ पर हम खेलते कूदते गिरते सीखते मुस्कुराते रहते हैं, रोते भी हैं, लेकिन वो जीवन का स्वर्णिम समय होता है। अपने जीवन के ऐसे स्वर्णिम काल की कुछ यादें हमारे साथ बांटते हुए लेखिका कृष्णा सोबती ने एक संस्मरण बचपन शीर्षक से लिखा है, जो हमारे पाठ्य पुस्तक का द्वितीय पाठ है। आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं, तो चलो शुरू करते हैं। बचपन। बचपन भाववाचक संज्ञा शब्द है। हम संज्ञा पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने इस चीज़ का यहाँ पर आपको बता दिया है। हम जो जो शब्द पढ़ते हैं उनको दोहराएंगे तो हमें अच्छे से याद रहेंगे। बचपन कैसा है? भाववाचक संज्ञा शब्द है। लेखिका कृष्णा सोबती ने अपने बचपन की यादों को संस्मरण विधा के माध्यम से हमारे समक्ष बहुत ही सुंदर रूप में चित्रित किया है। इनमें उन्होंने शिमला में बिताए अपने बचपन के दिनों को बिंबात्मक उनका चित्रण किया। ऐसा चित्रण हमारे सामने किया, लगता हमको मानो कि हम उनके बचपन की सारी चीज़ें उन्हीं के साथ जी रहे। इसमें साथ ही उन्होंने आधुनिक युग और तत्कालीन उनके समय में जो चीज़ें चलती थी उनमें जो बदलाव आया है, आधुनिक युग और तत्कालीन समय में आए बदलावों का भी इन्होंने चित्रण किया है। कृष्णा सोबती का जन्म 18 फरवरी 1925 में गुजरात के एक भाग में हुआ, जो वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है, तथा इनकी मृत्यु हाल ही में 25 जनवरी सन 2019 में हुई थी। ये अपने बचपन का वर्णन हमारे समक्ष कुछ यूँ करती है। चलो, लेखिका कहती है, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। हे बच्चों, मैं तुम्हें अपने बचपन की बातें बताऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। लेखिका अपने उम्र के बारे में बता रही है कि मैं तुमसे इतनी उम्र दराज हूँ कि तुम मुझे दादी कह सकते हो, नानी कह सकते हो, बुआ भी कह सकते हो और मौसी भी कह सकते हो। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। लेखिका कहते हैं, मुझे मेरे परिवार के सभी लोग क्या कह के पुकारते हैं? तो जीजी। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। लेखिका कह रही है, मुझे सब इतना बड़ा बड़ा महसूस करवाते, मुझे लगता है मैं बहुत समझदार और बहुत बड़ी हो गई हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। लेखिका कह रही है, शायद मैं 1925 में पैदा हुई थी, 20वीं शताब्दी में पैदा हुई थी, इसलिए शायद मुझे सारे लोग बड़ा बड़ा मतलब महसूस करवा रहे हैं। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं कि पहले मैं जैसे कपड़े पहनती थी, हमारे जीवन में बदलाव आते हैं, हम बचपन में कैसे पहनते हैं, फिर हमारा जो ड्रेसिंग सेंस है, जो कपड़े पहनने का तरीका, वो बदलता रहता है। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। ठीक है, नीला मतलब ब्लू, जामुनी पर्पल, ग्रे भूरा, काला ब्लैक और चॉकलेटी, ये सारे अलग अलग रंग है। बोले इन सारे रंगों के मैं अलग अलग रंगों के कपड़े पहनती थी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो। उम्र के साथ लोगों को सफ़ेद कपड़े पहनना अच्छा लगता है, शांति का प्रतीक होता है, सुकून देने वाले होते हैं, गहरे नहीं हल्के रंग। बचपन में हमें भड़कीले और चटकते कलर पसंद आते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तो हमें हल्के रंग पसंद आने लगते हैं, भड़काऊ गहरे रंग हमें पसंद नहीं आते। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी। पोशाकें मतलब कपड़े, मैंने अलग अलग तरीके के कपड़े पहने हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। पहले कहते मैंने बचपन से लेकर आज तक भाई फ्रॉक भी पहनी, निकर वॉकर मतलब जो चड्डे चड्डियाँ होती है वो भी पहने, स्कर्ट भी पहनी, स्कर्ट घाघरे जो, लहंगे भी पहने, गरारे भी पहने। लेकिन अब लेखिका क्या पहनती है? चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते, चूड़ीदार पजामा नीचे और उसके ऊपर घेरदार अनारकली कुर्ते पहनना पसंद करती है। बचपन की कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। हमें भी अपने बचपन की बहुत सारी चीज़ें याद रहती है ना, कि हाँ वो मेरा फेवरेट ड्रेस हुआ करता था, वो इस कलर का था। तो लेखिका भी कह रही है कि मुझे मेरे बचपन की कुछ जो फ्रॉक है, कुछ कपड़े आज भी अच्छे से याद है। उनमें से वो
हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक। लेखिका को कौन सी फ्रॉक याद है अभी तक? हल्की तो नीले और पीली धारियाँ बनी थी जिस फ्रॉक पे, नीली और पीली ब्लू एंड येलो कलर की जो लाइंस बनी थी, ऐसी फ्रॉक उनको याद है, जिस पे गोल कॉलर था और बाजू पर भी गोल कफ था। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, और दूसरा जो फ्रॉक था वो कौन से कलर का था? गुलाबी रंग का, जिसमें बारीक चुन्नटों मतलब बारीक बारीक चुनरियाँ लगी थी, घेरदार फ्रॉक था गोल, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल भी लगी हुई थी। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। कि लेखिका कह रही है कि हमारे ज़माने में हम फ्रॉक के ऊपर जेब होता था जिसमें हम रुमाल रखते थे और बालों में रिबन लगाते थे। रिबन तो आजकल स्कूलों में भी हमारे लगाए जाते हैं वही, लेकिन वो रंग बिरंगे लगाए जाते थे। लेमन कलर मतलब नींबू जैसा कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक, जिसके नीचे फर टंकी थी। टंकी मतलब लगी हुई थी, है ना, कि जिसके नीचे फर मतलब आपने देखा होगा सॉफ्ट सॉफ्ट जो अभी सर्दियों में जो ज़्यादातर आते हैं, तो वैसे फर लगी टकी हुई थी। दो ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। वो सारे अपने कपड़ों का विवरण कर, एक फ्रॉक भी थे मेरे पास, ट्यूनिक भी थे अलग अलग कलर के और इस पैटर्न के कपड़े थे। आगे लेखिका कह रही है मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। मोजे छोटे, स्टॉकिंग थोड़े लंबे होते हैं, है ना। तो कह रही है कि मुझे मोजे और स्टॉकिंग्स भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। देखो यहाँ से पता चल रहा है कि बचपन से इनको स्वावलंबन की सीख दी गई थी। इनको बता था कि अपने मोजे वोजे जितना भी धो सको उतने धो। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते। अब लेखिका ऐसे परिवार से संबंधित थी जहाँ पर वो अमीर थे, उनके घरों पे नौकर चाकर होते थे, लेकिन फिर भी उनके घर वालों ने उनको ये संस्कार दिए थे कि भाई मोजे जो होते हैं वो हमेशा सदैव खुद ही धोने चाहिए। आपको भी अपना जो छोटा बड़ा काम अपन कर सके उतना तो खुद ही करना चाहिए। तो यहाँ पर वो स्वावलंबन की बात बताते हमको कि मोजे हम खुद धोते थे। इनकी सख्त मनाही थी, घर वालों ने सख्त डांट कर कहा था कि कभी भी मोजे नौकर नौकरानियों से नहीं धुला सकते। देखो नौकर नौकरानी, ठीक है, नौकर पुल्लिंग शब्द है और नौकरानी जो है वो स्त्रीलिंग, आपस में विलोम भी है। नौकर का विलोम क्या होगा? नौकरानी, नौकरानी का विलोम क्या हो जाएगा? नौकर। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते थे, मतलब इतवार मतलब रविवार, कि हम हर रविवार को क्या करते थे, हमारे जितने भी मोजे रहते थे उनको धोने में लगा देते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे। जैसे मोजे धो लेते हम, उसके बाद हमारे जूतों को भी बिल्कुल साफ करके पॉलिश वॉलिश करके चमका देते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। जूतों को अच्छे से कपड़े या ब्रश से साफ कर देते तो एकदम से चमक उठते वो। सरवर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। वो कहते हैं मुझे आज भी बूट पॉलिश करना बहुत ही पसंद का काम है मेरा। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं कि अब तो भाई जूतों में भी अलग अलग टाइप के बहुत सारे अलग अलग पैटर्न मिल जाते हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह, लेकिन आजकल के जो जूते वो पहले से ज़्यादा आरामदेह है। पहले के जूते जो बने होते थे वो सीधे चमड़े के बने होते थे, जिसमें इतना आराम नहीं मिलता था जितना अब के जूते आराम देते हैं। हमें अब नए जूते मिलते, उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। कि पहले जब जूते नए नए होते तो वो काटते थे, पैरों में उनसे दर्द होता था, छाले पड़ जाते। तो जैसे ही जूते मिलते नए, उनके साथ हमको छालों का इलाज भी करना पड़ता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते, क्योंकि वो जूते पीछे से इतने कड़क होते थे, वो आरामदायी नहीं होते थे, वो कड़क होते थे, उन जिसके खातिर जैसे जैसे चलते तो पीछे से पैर छिल जाता था। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर, जैसे लगता है कि भाई जूता चुभ रहा है तो क्या करते, पीछे से जूते में अपने पैर में, जूते और पैर के बीच में रुई लगा देते, रुई मोजे के अंदर लगा देते, जिसके खातिर वो जूता पैर को नुकसान नहीं पहुंचाता। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका। अब लेखिका कह रही भाई हमारे बचपन में तो हमको ऐसे जुगाड़ करने पड़ते थे, लेकिन तुम्हारे साथ ये सारी चीज़ें नहीं है। तुम्हें तो बहुत सारे अच्छे आरामदेह जूते मिलते हैं, तो बहुत फ़र्क है, बहुत अंतर आ चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। शनिचर मतलब शनिवार को, हर शनिवार को हमें ऑलिव मतलब जैतून का तेल, कैस्टर ऑयल मतलब अरंडी का तेल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। लेखिका कह रही भाई ऑलिव ऑयल, जैतून का और ये जो अरंडी का तेल पीना पड़ता था, बहुत मुश्किल काम था, ये बहुत गंदा लगता था। शनिवार को बहुत सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती है। वो बोलते शनिवार उठते ही समझ में आ जाता कि भाई आज तो पूरा दिन शनिचर को मतलब शनिवार को
ये पीना उसकी उसी की गंध आती, दुर्गंध। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। कि वो कहते छोटे छोटे हमारे पास गिलास थे, गिलास तो आप समझते ही हो ना, तो उन गिलास के ऊपर खुराक के लिए कि इतनी मात्रा में देना उसके लिए निशान रखे थे, तो उन निशानों को देखते ही कि भाई आज हमें इतना जैतून का या अरंडी का तेल पीना है, वो सुनते ही मितली आने लगती। मितली का मतलब क्या आना, मतलब उल्टी जैसा होने लगता था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न पीते तो वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। अब लेखिका के जो मम्मी पापा है वो सोचते थे कि भाई इससे बच्चे मजबूत होंगे, उनका शरीर मजबूत होगा, उनको बीमारियों से मतलब वो खुद को अच्छा ताकतवर महसूस करेंगे, इसलिए देते थे। लेकिन वो कहेगा हम अगर वो दवा ना भी लेते तो कोई नुकसान नहीं था, कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। भाई अगर नहीं भी लेते तो भी हमारी अच्छी खासी सेहत रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। लिखेगा केरिक भाई हमारे ज़माने की क्या बात थी और तुम्हारे ज़माने में कितना अंतर है वो मैं बताऊंगी। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल की है। दिलचस्पियाँ मतलब पहले हम हमारे मनोरंजन के लिए क्या क्या काम करते थे, क्या दिलचस्प चीज़ें होती थी, वो और आज की बदल गई है। कैसे? याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो टेलीविज़न नहीं थे। हमारे ज़माने में ग्रामोफोन ज़रूर थे लेकिन रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। आपने पुराने ज़माने की पिक्चरों में देखा होगा, एक गोल कलर की ऐसी प्लेट बनी होती है और उस पर एक सुई जैसा यूँ रहता है जिसके खातिर वो गाना चलता है, वो प्लेट गोल गोल घूमती है, वो था ग्रामोफोन। उससे गाने बजाए जाते हैं ना। तो कहते ग्रामोफोन तो थे लेकिन रेडियो टेलीविज़न हमारे उन दिनों में घरों में नहीं मिलते थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई कि हम बचपन में कुल्फ़ी खाते थे लेकिन आजकल के बच्चे क्या खाते हैं, आइसक्रीम। क्या आइसक्रीम तब नहीं थी, तब हमारे लिए कुल्फ़ी सब कुछ थी। कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गए कि हमारे ज़माने में हम समोसे और कचौड़ियाँ खाते थे लेकिन आजकल लोग क्या खाते हैं, बच्चे पैटीज़ खाना पसंद करते हैं। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कॉक पेप्सी में पहले हम प्राकृतिक चीज़ों जैसे शहतूत है, फालसे, खसखस है, इनके शरबत पीते थे लेकिन आजकल बच्चे कोक और पेप्सी जो बाज़ार में सीधे ड्रिंक्स मिलते वो पीते। लेकिन ये बहुत हानिकारक होते हैं, इनको हमें कभी भी नहीं पीना चाहिए, स्वास्थ्य को काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। उन दिनों कोक नहीं लेमनेड विम्टो मिलती थी। वो कहते हमारे ज़माने में कोक तो नहीं मिलती थी, कोको कोला है ना, कोको कोला तो नहीं मिलती थी लेकिन लेमनेड और विम्टो मतलब ये नींबू से बने हुए जो सोडे वाले शरबत होते वो ज़रूर मिलते थे। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरा की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती थी। शिमला और दिल्ली, लेखिका का बचपन यही दो जगह पे बीता है, तो बता रही है कि भाई शिमला और दिल्ली में जो बच्चे बड़े हुए उनको वेंगर्स और डेविको रेस्तरा, ये दो रेस्टोरेंट मतलब रेस्टोरेंट्स जो है वहाँ पर चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की, क्योंकि हम जितने भी भाई बहन थे उनमें सब एक एक दिन ड्यूटी लगाते थे, आज वो जाएगा आज मैं जाऊँगी ऐसे ब्राउन ब्रेड लेने के लिए। क्या लाते थे? ब्राउन ब्रेड। हमारा घर माल मतलब मॉल है ना, मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुँच जाते थे। गिरजा मतलब गिरजाघर, चर्च, गिरजाघर को क्या कहते हैं? चर्च। ईसाई संप्रदाय के जो लोग होते हैं, जैसे हम मंदिरों में जाते, हिंदू लोग मंदिरों में जाते, मुस्लिम लोग मस्जिदों में जाते, ईसाई लोग गिरजाघर में जाते, इसलिए सारे धर्मों के अलग अलग जो धार्मिक स्थान है। तो जो गिरजाघर है वो ईसाइयों का धार्मिक स्थान है जहाँ पर वो जाके भगवान की गॉड की पूजा करते हैं। तो कहते हैं कि हमारे घर पर एक छोटी सी चढ़ाई थी, उसके बाद एक गिरजाघर आता, गिरजाघर के बाद मैदान में पहुँच जाते थे और वहाँ से मॉल आता था, वहाँ से एक उतरते ही और वहाँ से वापस नीचे उतरे कि मॉल दिखता था। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी, और जैसे ही हम वहाँ पर जाते तो काउंटर बना हुआ था जहाँ पर हमें बहुत सारी पेस्ट्री और चॉकलेट लगी हुई थी, वहाँ दिखती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। लेखिका कहती है कि हमें बचपन में सप्ताह में एक बार हम चॉकलेट खा सकते थे। आजकल के बच्चे तो दिन में ही कितनी चॉकलेटें खा जाते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाने से दांत हमारे सड़ जाते, तो हमें चॉकलेट नहीं खानी चाहिए। तो हफ्ते में एक बार हमें चॉकलेट खरीदने की छूट थी कि भाई एक बार खा सकते थे। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। स्टॉक मतलब बहुत सारा भंडार, कि मेरे पास ही चॉकलेट और टॉफ़ी का भंडार रहता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, क्योंकि मेरे भाग की भाई बहन तो जैसे ही चॉकलेट मिलती है उस पर टूट पड़ते, उसको खड़े खड़े वहीं खा जाते हैं।
मैं घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले लेके खाती। वो कहती मेरे सारे भाई बहन तो तुरंत ही उस चॉकलेट को मिलते ही खा लेते थे, लेकिन मैं उसको संभाल के रखती और खाने के बाद रात को जब बिस्तर पर सोती और सोते सोते आराम से वो चॉकलेट खाती खाती सोती। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, एक तरीके का फ्रूट है। वो कहते हैं कि शिमला के काफल जो थे वो बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे। वो कैसे लगते हैं? शहतूत के समान खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी, कसमल, कड़वे थोड़े से ना, हल्के से। कच्चे जैसे कोई चीज़ खा लेते तो एकदम से मुंह में जो स्वाद हो जाता है उसको कसमल कहते हैं। सोच कर ही मुंह में पानी भरा है। मुंह में पानी भराना मतलब बहुत स्वाद आ जाना एकदम से। चेस्टनट एक और गजब की चीज़ है। एक और फ्रूट की बात बता रहे, चेस्टनट आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुँह में। वो कहते हैं भाई चेस्टनट्स खाने की तो बात ये लगे कि पहले उनको आग पर हल्का हल्का भूनते और फिर छिलके उतार करके खा लेते थे। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती। पहले हमारे ज़माने में चना जोर गरम जो कि आजकल हम भी खाते बोले हाँ आज भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। बोले नीरा हाथ का मतलब सीधा हाथ का कमाल है इसमें। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। ऐसे बनाते जैसे मेहंदी का कोण, नीचे से तो बिल्कुल तिरछी होती है और ऊपर से चौड़ा उसका मुंह होता है जिसके अंदर चने भर के हमको दिया जाता है। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार, चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। हमारे ज़माने में भाई एक गाना फेमस था, क्या नाम था उसका? चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार। ये मतलब हर बच्चे को, स्कूल के बच्चे को ये गाना याद था। कुछ बच्चे पुड़िया का तेज मसाला बुरुकवाते। अब कुछ को क्या तेज मसाला अच्छा लगता, अच्छा तीखा स्पाइसी, तो वो मसाला थोड़ा तेज करवा देते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक एक पुड़िया चलती। बोले कि इतना वो भर के देता था, ऐसी पुड़िया बना के देता था पूरा गिरजा घूम लो तब तक एक पुड़िया आराम से तुम खा सकते हो। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खासी लय रफ्तार थी। बोलते कि आराम से हम चलते जाते, एक एक चना पापड़ी उठाते, मुंह में डालते, खाते और एक एक कदम आगे बढ़ाते। वो पूरा गिरजाघर का जो जगह थी वो सारी जगह हम आराम से घूमते थे। छुटपन में मतलब बचपन में हमने शिमला रीस पर बहुत मज़े किए। हमने बचपन में भाई शिमला में बहुत मज़े किए। घोड़ों की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। अब शिमला जो है वो ठंडा प्रदेश है ना, वहाँ पर बर्फ़ गिरती है और वहाँ पर घोड़ों पर बैठकर सवारी का बहुत मज़ा आनंद लिया जाता है। तो ये कहते हैं कि भाई शिमला में यह आम बात है कि वहाँ पर कभी न कभी बच्चे ने घोड़े पर सवारी ज़रूर ही की होगी। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब रिष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। वो कहते कि हमें शिमला के घोड़े इतने अच्छे नहीं लगते थे, वो इतने कमतर थे, मतलब थोड़े कमज़ोर। और जो हमारे नाना ननिहाल मतलब जो नाना जी का घर था, उनके वहाँ पर जो घोड़े थे रिष्ट पुष्ट मतलब काफ़ी ताकतवर, मजबूत और खूबसूरत, उनसे शिमला के घोड़े थोड़े कमतर लगते थे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। तो ये थे कि हम देखते कि शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ाते हम। जाखू का वो एक पहाड़ का नाम था, जाखू का पहाड़ है ना, चर्च वहाँ से दिखाई देता, चर्च में घंटियां बजती शाम को प्रेयर के लिए बुलाने के लिए ना। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। यीशु है ना, ईसा मसीह, चर्च के भगवान को ईसा मसीह कहते हैं ना, कि वो कहते हैं कि ईसा मसीह, ऐसा लगता था उन घंटियों के माध्यम से, उन संगीत के माध्यम से ईसा मसीह खुद हमें कुछ कहना चाहते हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा था। सूर्यास्त है ना, सूर्य धन अस्त, यहाँ संधि है, हम जब संधि पढ़ेंगे तब इसको क्लियर करूंगी कि सामने आकाश में सूर्यास्त, अब सूरज डूब रहा था, शाम हो रही थी। गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही थी। पूरे आसमान में गुलाबी रंग की, सुनहरी रंग की धारियाँ फैल रही थी। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे थे। पहाड़ भी अब दूर से, उनके जो मुख थे मतलब पहाड़ भी दिखाई नहीं लेने लगे थे। वो अंधेरा फैल रहा था तो पहाड़ भी आंखों से ओझल हो रहे थे। देखने देखने बत्तियाँ टिमटिमाने लगी, मतलब जो सभी घरों की लाइटें वो जगमगाने लगी। रीस पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के क्या कहने, कि आसपास का सारा बाजार एकदम लाइट्स लगने के खातिर टिमटिमाने लगता और पूरा दुकानों में चमक ही चमक लगती। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, और वहाँ पर एक पॉइंट था जिसका नाम था स्कैंडल, मतलब एक जगह थी स्कैंडल पॉइंट, जहाँ पर शाम के वक्त सारे लोग इकट्ठे हो जाते। जैसे शाम होती, रात होने का वक्त होता, सारे लोग वहाँ जाके इकट्ठे हो जाते।
सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी। कि यहाँ पर सर्वर सर्वर शब्द बाद में आ रहा है बार बार, ये लेखिका का तकिया कलम है, वो उसको बार बार ये शब्द कहने की आदत है। वो कह रही है कि भाई सर्वर के ऐसे देखे तो स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। कि उस दुकान में शिमला से लेकर कालका तक जाने वाली जो ट्रेन है उसका मॉडल बना हुआ था। इसकी मतलब एक नकली ट्रेन बनी हुई थी, एक ट्रेन का एक मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। पिछले ज़माने में, हमारे ज़माने में जो सबसे तेज चलने वाली कोई गाड़ी थी तो वो कौन सी थी? शिमला कालका ट्रेन। ये सबसे तेज चलने वाली गाड़ी थी जिसका मॉडल कौन सी कहाँ पर था? तो स्कैंडल पॉइंट के सामने एक दुकान थी, उस दुकान में जो शोरूम था उस शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते। हमारे ज़माने में भाई कभी कभार हवाई जहाज़ हमको देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। कि दिल्ली में जैसे ही हम दिल्ली में रहते और हमें दिल्ली एयरपोर्ट से जब अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरते हवाई जहाज़, तो बच्चे बाहर दौड़ते उनकी आवाज़ सुनकर। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है, ऐसा लगता मानो कोई भारी भरकम बहुत बड़ा सा पक्षी उड़ा जा रहा, पंख फैला कर, अपने दोनों पंख फैलाए हुए हैं और उड़ता जा रहा है। यह देखो, और वह गायब। जैसे ही हम देखते हैं आसमान में और अगले ही क्षण वो गायब हो जाता। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। लेखिका कह रही है कि वो गाड़ी जो रेल की पटरी वाली दुकान थी उसके साथ एक और दुकान थी जिसे मैं कभी भी नहीं भूल सकती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। कौन सी दुकान थी ये? पहला चश्मा। दो दुकानों की वर्णन किया है, एक तो वो दुकान जहाँ पर शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था और दूसरा चश्मों की दुकान। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। कि कहता कि मैंने जिस दुकान से अपने आँखों का चश्मा बनवाया वहाँ पर जो डॉक्टर था वो कौन सा था? वो अंग्रेज था। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। जैसे कोई नया नया इंसान चश्मा लगाता तो अजीब सा लगता है। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आँखों में कुछ तकलीफ है। पहले, अब चश्मा लगाना आम बात हो गई क्योंकि आजकल हर बच्चे की आँखें कमज़ोर हो गई हैं, खान पान ही ऐसा हो गया। लेकिन पहले ज़माने में बहुत कम लोग होते थे जिनकी आँखों में चश्मा लगता था। तो जैसे लेखिका के मुंह पर चश्मा लगा देखते तो लोग पूछते क्या हो, आँखों में तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक, मतलब इतने छोटे बच्चे के ऐनक लग गए। ऐनक मतलब चश्मा है ना, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में ऐनक कहते हैं। दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिबा का कहा दोहरा देती कि मैं को डॉक्टर साहिबा ने जो कहा था, साहिब है ना, डॉक्टर साहब ने जो कहा था वो मैं दोहरा देती कि बार उनको सुनाती। कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। कि डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि कुछ दिनों तक मुझे पहनना पड़ेगा फिर ये चश्मा उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। कि डॉक्टर साहब ने तो भाई मेरे बचपन में कहा था कि चश्मा थोड़े सालों तक पहनोगे तो उतर जाएगा, लेकिन आज तक मैं चश्मा पहने हूँ। नंबर बस कम ही होता रहा। कि नंबर बस हर साल दर साल कुछ कुछ कम होता। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। तो कहते कि लेखिका लेकिन इसकी जिम्मेदार भी मैं खुद हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेगी तो इसके अलावा और क्या होगा? अब क्यों लेखिका जिम्मेदार है? क्योंकि वो दिन भर तो कुछ नहीं लेकिन रात को टेबल लैंप लेकर काम करती थी। हमें दिन की रोशनी में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लेना चाहिए। बच्चों की भी आदत है दिन भर तो खेलते रहते और शाम होते ही फिर उनको पढ़ाई की और होमवर्क की सुस्ती है। तो कभी भी हमें शाम और रात के लिए कुछ भी काम नहीं छोड़ना चाहिए। पढ़ा लिखे का काम ज़्यादातर दिन में ही सूरज की रोशनी में कर देना चाहिए। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। हम चश्मे शुरू में पहनते तो हमारे दोस्त और हमारे भाई बहन चिढ़ाने लगते हैं। अब कैसे चिढ़ाता वो? आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। अब वो चिढ़ाने क्या कहता, उसको एक कविता बोलता, शायरी बोलता, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की। भाई आँख पे चश्मा इसलिए लगा सूझे मतलब दूर तक की दिखाई दे, लेकिन लड़की को ये नहीं मालूम कि उसकी सूरत कैसी लग रही है, लंगूर जैसी। मतलब एक तरीके का ये बंदर है ना, कि लाल मुंह वाला जो बंदर होता है उसको लंगूर कहते हैं। वो तो ऐसी लग रही है मानो लंगूर हो। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। कहते मुझे खींची मतलब नाराज़ हो गई मैं, लेकिन फिर भी खींचना नाराज़ होना है ना, कि मैं नाराज़ हो गई लेकिन फिर भी मुझे इतना बुरा नहीं लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। जैसे ही वो गए मैंने क्या किया, खुद को दर्पण के सामने, आईने के सामने मैं खड़ी हो गई।
कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, चश्मा उतारा, फिर पहना, फिर उतारी, देखती रही, सूरत बनी लंगूर की। नहीं नहीं, हाँ हाँ, अब वो देखती अपना चेहरा गौर से उस आईने में, उस कांच में, और देखती क्या लंगूर जैसे लग रही हूँ। फिर खुद ही अपने मन में कहती ना ना ना, लंगूर जैसी तो मैं नहीं लग रही हूँ। फिर बोलता हाँ हाँ यार, मेरा शक्ल ऐसा ही लग रहा है जैसे लाल मुँह का कोई बंदर हो। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। वो कहती देखते चलो, तो एक अपने छोटे भाई की टोपी उतार करके वो सिर पर रखती। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी, और वो खुद को ही कांच में देखकर लेखिका हंसने लगती है। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है कि चश्मा के नए नए तो मेरे चेहरे पर चश्मा अजीब लगता था, लेकिन अब तो घुल मिल गया। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता। सालों तक जो इंसान चश्मा पहनता, अगर वो चश्मा उतार देता तो उसके चेहरा बहुत अजीब सा लगता हमको। याद आ गया वो टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। वो कह रही है कि आज मैं ये वर्णन करते हुए आपके समक्ष मुझे अपने वो बचपन की बातें याद आ गई कि वो कैसे मैं टोपा पहनना करती थी, काली फ्रेम का मेरे पास चश्मा था। चश्मा कैसा था? काली फ्रेम का है, काली फ्रेम विशेषण है। और लंगूर की सूरत जैसी मैं लगती थी। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। ठंड का माहौल रहता है तो वहाँ पर शिमला में अक्सर लोग गर्म कपड़े पहनते हैं। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है कि मेरे पास कई रंगों की टोपियाँ है। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सजना सहज सहज सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ। कहते हैं कि कहाँ तो दुपट्टों को ओढ़ के रखना, ओढ़ना मतलब वही दुपट्टों को कवर करना, और कहाँ सहज बिल्कुल सहल सुबीते बहुत अच्छे से आराम वाले मन को भाने वाली हिमाचली टोपियाँ। कृष्णा सोबती हमारी लेखिका ने इस प्रकार से हमारे बचपन की सुंदर सुंदर यादें हमारे साथ शेयर की, उन्होंने हमारे साथ साझा की है। इसमें बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द भी आए हैं, है ना। हमारे हिंदी में उन्होंने बहुत सारे, जैसे ऑलिव, कैस्टर, स्टॉक, बहुत सारे शब्द हैं जो कि अंग्रेजी भाषा, आंग्ल विदेशी भाषा, तो इन शब्दों को विदेशज कहते हैं। और ये मूलतः कौन सी भाषा के? आंग्ल भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है। तो आज का आपका होमवर्क है कि आप पूरे पाठ को फिर से पढ़ो और इसमें जो जो अंग्रेजी भाषा के शब्द है उनको छाट करके लिखो, और अपने भी बचपन की एक सुंदर सी कोई रोचक कहानी अपने शब्दों में एक पेज भर के आप लिखो। इसी के साथ हम आज का ये जो पाठ है उसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।